अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदीद है आपका गुलिस्तान न्यूज़ के ख़ास प्रोग्राम वक्त की बात में। वक्त की बात में आज हम ख़ास मौजू को लेकर बात करने वाले हैं। मरकज़ी बजट तो पेश हो गया, लेकिन अब सब की नज़रें जम्मू कश्मीर के बजट पर है। जम्मू कश्मीर का बजट इसलिए भी ख़ास है क्योंकि गुज़िश्ता 6 सालों के बाद जम्मू कश्मीर हुकूमत का ये पहला बजट होगा। इससे पहले मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर यूटी का बजट पेश करती थी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर ख़जाना भी है, उनका ये पहला बजट होगा। बजट इजलास की बाज़ाब्ता शुरुआत 3 मार्च को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के कानून साज असम्बली के खिताब के साथ शुरू होगा, लेकिन उससे पहले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मुशावरत कर रहे हैं। प्री बजट मुशावरत का सिलसिला बड़े पैमाने पर जारी है। मुख्तलिफ मेंबरान असम्बली, DDC चेयरपर्सन के साथ मशवरा किया जा रहा है। उनके अलावा ज़िला तरक्याती कमिश्नर और इंतज़ामिया के अफसरान के साथ भी मुशावरत की जा रही है। और आपको बता दें कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के ज़िम्मेदारों के साथ भी मुशावरत होगी और प्री बजट मुशावरत का सिलसिला वो बड़े पैमाने पर जारी है। और ये पहली बार देखा गया है कि बजट से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की जाए। कहीं ना कहीं ये मुस्बत पेशरफ्त मानी जाती है। उमर अब्दुल्ला हुकूमत का पहला बजट सेशन तकरीबन 1 माह तक जारी रहने की तौक़्क़ा है, जिसमें कानून साज को LG के खिताब, बजट, वज़रातों के ग्रांट्स, निजी अराकीन की बिलों और करारदादों पर बहस के लिए मुकम्मल वक्त दिया जाएगा। साथ ही साथ स्पीकर की जानिब से हुकूमत और अपोजिशन दोनों को मुकम्मल वक्त देने की तवक्का की जा रही है। कानून साजों को बिलों और करारदादों के तारुफ के साथ साथ बहस, सवालात और दीगर उमूर के लिए मुनासिब वक्त मिलेगा। बजट सेशन चूँकि रमज़ान मुबारक के महीने में है, इसलिए असम्बली में ज़्यादातर सिंगल सेशनज़ होने की तवक्का है, लेकिन जम्मू कश्मीर के इस बजट पर सबकी नज़रें हैं और JFX के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इस बजट में ख़ास क्या है। उमर सरकार का ही पहला बजट होगा और 6 बरसों बाद जम्मू कश्मीर हुकूमत का पहला बजट होगा। मुंतखब हुकूमत का ये जम्मू कश्मीर में पहला बजट होगा, इसलिए इस पर सबकी नज़रें रहेंगी। साथ ही साथ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला यूटी का पहला बजट खुद पेश करेंगे, क्योंकि वो वज़ीर ख़जाना का कलमदान भी उनके पास है, इसलिए वो खुद ही पहला यूटी का पहला बजट पेश करेंगे। और इस वाले से मुशावरत का सिलसिला बड़े पैमाने पर जारी है। मेंबरान असम्बली के साथ साथ DDC चेयरपर्सन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ जिनका माशरत में एक अहम किरदार है, उनके साथ मुशावरत हो रही है। बाज़ाब्ता शुरुआत बजट इजलास की 3 मार्च से होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की खिताब के साथ बजट इजलास की शुरुआत होगी। साथ ही साथ बजट इजलास तकरीबन 1 माह तक जारी रहने की तवक्का है। इस तरह की उम्मीदें की जा रही है कि 1 माह से ज़ायद के वक्त तक ये इजलास जारी रहेगा। ताहम बजट की जब हम बात करते तो अवाम को उमर सरकार के बजट से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है। एक बड़ा मैंडेट और एक मजबूत मैंडेट उमर सरकार को मिला है, इसलिए अवाम की उम्मीदें वाबस्ता है। लेकिन उमर अब्दुल्ला की जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि अवाम पर मबनी तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा और उन्होंने कहा कि इस हवाले से ये मुशावरत भी की जा रही है। मेंबरान असम्बली से 30 से लेकर 40 करोड़ रुपए के कामों की फ़हरिस्त तलब की गई है, ताकि बजट में जो उनको ग्रांट्स मिले उनको उसको ग्राउंड ज़ीरो पर उसको यकीनी बनाया जाए कहाँ पर ये खर्च करना है। साथ ही साथ तामीर और तरक्की के हवाले से भी उम्मीद की जा रही कि बड़े फैसले मुतवक्का है। बड़े फैसले इस वाले से लिए जा सकते हैं, सनत हो या तिजारत, सयाहत हो या सकाफत। उम्मीद की जा रही है कि सब में बेहतर काम होगा। तमाम शोबों को उमर सरकार मद्देनज़र रखेगी, उस हवाले से उसी लिहाज से बजट तरतीब दिया जाएगा। रोज़गार, माहौलियात, ख़वातीन और नौजवान हुकूमत की तरजीहात में शामिल होंगी। इस तरह की भी तवक्का की जा रही है कि किसी को भी सबको मद्देनज़र रखते हुए ये बजट तैयार किया जाएगा। पंचायती इदारे या आरजी मुलाजमीन के लिए क्या कुछ ख़ास होगा, इस पर भी सबकी नज़रें होंगी कि जो डेली वेजर्स है क्या उनके लिए कोई पैकेज उमर सरकार की तरफ से होगा, ये देखने वाली बात होगी। सेहत, तालीम के शोबे में जो खाली असामियाँ हैं वो क्या पूरी की जाएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन इस वाले से थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। मरकज़ी बजट जब पेश हुआ तो जम्मू कश्मीर को 41 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, लेकिन क्या ये काफ़ी होगा जम्मू कश्मीर के लिए और इससे अब कितनी जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला की सरकार पर या कितना दबाव उमर अब्दुल्ला की सरकार पर पड़ता है, कितनी जिम्मेदारी है बजट की,
ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अवामी हुकूमत का ये पहला बजट होगा। गुज़िश्ता 5 बजट निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट से पेश किए, लेकिन ये बजट इसलिए ख़ास होगा क्योंकि मुंतखबा हुकूमत पहली बार जम्मू कश्मीर का बजट पेश कर रही है। यूटी का गुज़िश्ता माली साल में 1,18,000 करोड़ का बजट मिला था, लेकिन इस बार क्या मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। और आपको बता दें कि ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि उमर सरकार का पहला बजट किस तरीके का होगा, कौन से शोबे होंगे जिन पर वो इस बजट में खास तवज्जो देंगे। ये बजट लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, क्या लोगों से किए गए वादों के मुताबिक ये बजट होगा भी या नहीं, किसान, खवातीन, गरीब, बुजुर्ग और नौजवान के लिए इस बजट में क्या खास होगा, मौजूदा चैलेंज से निपटने के लिए बजट कितना फ़ायदा होगा, इसी पर आज हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान ज्वाइन करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आबिद वानी साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सुमित शर्मा जी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, और साथ ही साथ माहिर इक्तिसादियात प्रोफेसर प्रकाश जी भी हमारे साथ रहेंगे, और उनसे इस बजट को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उम्मीद है इस बजट से, अवाम क्या तवक्का करे कि किस तरह का यह बजट होगा। सबसे पहले मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आबिद वानी साहब आपके पास आना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर मुंतखबा हुकूमत का ये पहला बजट है, तो गुज़िश्ता चंद सालों में हमने देखा कि बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई है, ऐसे में बहुत सारे चैलेंजेस है इस वक्त, तो किस तरह का ये बजट होगा और लोग क्या उम्मीद इस बजट से रखें। पहले तो इब्तिदाई तौर मुबारकबाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के सभी वासियों को कि अवामी बजट, जिसे जैसा आपने कहा इन द प्रीमिस ऑफ द डिबेट, आपने कहा कि अवामी बजट पेश हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और ये अवाम ताकत का सरचश्मा है और सरदारी ही अवाम का हक है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा पहले से मौकूफ रहा है, तो उसी को आगे लेते हुए जैसा कि आपने देखा होगा सेंट्रल से जो उम्मीद थी बजट एलोकेशन की वैसा नहीं हुआ, डिक्लाइन था। जो पिछले साल हमें 42,000 करोड़ का बजट मिला था और आज करीबन 1200 करोड़ कम एलोकेशन हुई है। तो एक नैरो विंडो के तहत हमें काम करना है। हमें उम्मीद थी कि ज्यादा सेंट्रल ग्रांट्स होंगे क्योंकि माशत जो है जम्मू कश्मीर की उसको इकोनॉमिक स्टिमुलस चाहिए था, जो कहीं ना कहीं अब एब्सेंट है। लेकिन इस नैरो विंडो में हमने ये सोचा कि कैसे हम पीपल्स बजट दे, एक पीपल फ्रेंडली बजट दे। तो उसी के सूरत हाल में उमर साहब पहला अपना बजट अपने लाइफ टाइम पॉलिटिकल हिस्ट्री का पहला बजट दे रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने एक इंक्लूसिव बजट पेश करने की कोशिश की है, जिसमें माशत पे ध्यान दिया जाए, हर वर्ग को, हर कम्युनिटी को, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो बिजनेस स्टेक होल्डर्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हो। तो एक इंक्लूसिव बजट देने के लिए ये कंसल्टेशंस हो रहे हैं, और सभी पीपल जो डिमांड्स है, एक्सीजेंट डिमांड्स है, एलोकेशन ऑफ बजट बिल्कुल उसी को रिफ्लेक्ट करेगा। तो एक इंक्लूसिव बजट देने के लिए, सभी लोगों को साथ में चलाने के लिए, उस नैरो विंडो में काम करने के लिए ये सारी डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस हो रही है। सुमित शर्मा भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान भी हमारे साथ है। सुमित जी, खुशामदीद है आपका। उमर सरकार का ये पहला बजट और दफ़ा 370 की मनसूख के बाद का भी ये पहला बजट है। तब रियासत थी, अब यूटी है। किस तरह आप उमर सरकार के इस पहले बजट को देखते हैं और क्या उम्मीद है आपको वाबस्ता है इस बजट से? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने जम्मू कश्मीर में जो संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सहायता के रूप में 40,619.30 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। केंद्र शासित क्षेत्र नेचुरल डिजास्टर में योगदान के लिए अनुदान के रूप में 219 करोड़ रुपए तथा पूंजीगत व्यय के लिए सहायता के रूप में 101.77 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। देखा जाए तो 2024-25 की तुलना में जम्मू कश्मीर की जो पुलिस के लिए आवंटन है वो 2025-26 में तकरीबन 659.79 करोड़ अधिक है। और केंद्र के गृह मंत्रालय ने भी कहा है कि ये राशि प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए है, और जम्मू कश्मीर पुलिस केंद्र शासित प्रदेश में कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को बनाए रखने तथा लागू करने के लिए जिम्मेदार होगी। और उपराज्यपाल ने भी इस बजट को व्यवहारिक जो है वो बताया है और कहा है कि ये भारत के विकास के लिए और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के बढ़ोतरी आकांक्षाओं को दर्शाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूं, जो बजट अभी पेश हुआ है सेंटर से, तो उसके तहत जितने भी जो
लोगों के रिलेटेड चीजें हैं, जिसे मरकजी अभी जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उन्होंने पूरा करने के जो बातें की हैं, जो वादे किए हैं, अब उनको इस बजट के साथ लेके देखते हैं कि वो इस चीज पे कैसे क्या करते हैं, क्योंकि सेंटर ने पूरा एक जितना भी जो था वो सारा का सारा एक बना के इनके सामने पेश किया है। और उम्मीद है कि अब ये जो जम्मू कश्मीर की सियासत को जो चला रही है सरकार यहाँ एनसी की, वो इस बजट के तहत हर एक डिपार्टमेंट में जैसे जैसे उन्होंने वादे किए हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि कितने बिजली के यूनिट्स फ्री होंगे, जैसे उन्होंने कहा है कि कैसे यहाँ पे कितने सिलेंडर्स फ्री दिए जाएंगे साल के, तो ये सारी चीजों को लेते हुए अब एनसी मरकजी सरकार जो यहाँ पे है वो देखेगी कि इसके ऊपर कैसे कार्य करने हैं। बाकी जो बजट के रिलेटेड है वो मैंने आपको डिटेल वाइज बता दिया है, और ये तकरीबन 41,000.07 करोड़ के करीब जो ये बजट आया है। अब इसको लेते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत उम्मीदें भी रहेंगी मरकजी सरकार से, और जैसे कि उमर साहब ने ये चीजें कही हैं कि वो इन चीजों को पूर्ति करेंगे। अब देखते हैं कि ये क्या करते हैं, आगे का इनका क्या है, कैसे लोगों को ये चीज में कैसे इस्तेमाल करते हैं इस पैसे का। हमारे साथ प्रोफेसर प्रकाश जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर इक्तिसादियात है। खुशामदीद कहेंगे आपको वक्त के बाद के इस खास प्रोग्राम में। प्रोफेसर प्रकाश जी, जब हम जम्मू कश्मीर के आने वाले बजट के हवाले से बात करते हैं तो उमर सरकार का ये पहला बजट होगा, ऐसे में लोगों को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है, लेकिन चूंकि आप इकोनॉमिस्ट है, इन चीज़ों को समझते हैं, तो आपकी नज़र में ये कितना बड़ा चैलेंज होगा उमर सरकार के लिए कि वो ऐसा बजट पेश करे जो लोगों के जो उन्होंने लोगों से वादे किए हैं उसके मुताबिक हो। देखिए, बजट की जो प्रक्रिया शुरू हुई है और उसमें मुझे भी जाने का मौका मिला है जी। एक कंसल्टेशन रखी थी इन्होंने स्टेक होल्डर्स के साथ, ऑनरेबल सीएम ने, तो मैं भी वहां गया हुआ था जी। तो तकरीबन सभी ऑर्गेनाइजेशंस वहां रिप्रेजेंटेड थी। कुछ एक मिसिंग थी, जैसे कंज्यूमर्स को लेके, कंज्यूमर फोरम्स या कंज्यूमर्स के रिलेटेड जो वेलफेयर के रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन वो वहां नहीं थी। बाकी इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स तकरीबन सबने रिप्रेजेंट किया, लेकिन एक जो मुझे लगा जो उसमें मिसिंग था वो था कंज्यूमर्स वाला पार्ट जी। ठीक है, ट्रेडर्स हैं, कॉमर्स वाले हैं, उन्हें अपने इंटरेस्ट की बात तो करनी थी, लेकिन कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट की बात करने का वहां पे कोई ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। जहां तक एक्सपेक्टेशंस की बात है, ऑनरेबल सीएम ने बड़े ही मैराथन मीटिंग्स करके सभी का इनपुट लिया है, और जितना हो पाएगा डिपेंड करता है कि एलोकेशंस क्या रहेगा और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। क्योंकि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आया हूं और ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को अच्छे तरीके से जानता हूं, जो भी मुझे लगता है कि जब तक हमारे ग्रामीण इलाके जो हैं उनको उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये बजट जो है बेमानी सा रहता है उन लोगों के लिए जो गांव में रहते हैं जी। खसूसन मैं बात करूंगा जो बेसिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी जो स्कूल है और सरकारी अस्पताल है उन्हीं पे ही डिपेंडेंट रहते हैं लोग। आज भी अगर 75 साल के बाद अगर आप गांव में जाएंगे, जहाँ डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे, वहाँ का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो बिल्कुल इनएडिक्वेट है। छोटी सी एलिमेंट्स को लेके जम्मू की तरफ रेफर कर दिया जाता है और उसका रिजल्ट ये रहता है कि जम्मू के हॉस्पिटल्स जो हैं ये ओवरबर्डन्ड होते हैं। तो मैं इस बजट में ये एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को स्ट्रेंथन करने की दिशा में कुछ कदम उठाए जाएंगे, तभी जाके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये बजट कुछ मायने रखेगा। अदरवाइज ये हमारी जो गांव से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है, माइग्रेशन हो रही है और इसका इम्पैक्ट जो है अर्बन एरियाज पे पड़ रहा है, ये कंटिन्यू रहेगा और ये सस्टेनेबल भी नहीं है लॉन्ग रन में। हमारे शहरों की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो एग्जॉस्ट हो रही है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ओवरबर्डन्ड है। सो ये जरूरत है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ फोकस हो, वहाँ का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो, वहाँ का एजुकेशनल जो स्कूल्स हैं वहाँ पे अगर आप आज भी देखेंगे जहाँ जितनी सैंक्शनड पोजीशन है उससे 20% भी जो है पोजीशन फिलअप नहीं हुई हैं। तो ये हालत है ग्रामीण क्षेत्रों की जी। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो एक था PMGSY वाला जो प्रोजेक्ट था उससे कुछ चीजें इंप्रूव तो हुई हैं, लेकिन अगर आप क्वालिटी ऑफ रोड देखेंगे ना, आज रोड बनती है अगले साल वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल। सो ये इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जिस तरह का हमारा जो है सिस्टम वो बिल्कुल इनएडिक्वेट है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। वहाँ पे जवाब
जवाबदेही जो है उसको कायम करने की जरूरत है। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स में बजट में एक्सपेक्ट करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों को थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। आज भी बुरी हालत है, क्योंकि मैं अक्सर जुड़ा हूं और हर हफ्ते या 15 दिन के बाद मैं गांव का चक्कर लगाता हूं जी। तो ये चीजें जो है ये इसमें तो गांव की एक्सपेक्टेशंस और दूसरा शहर के जो कंज्यूमर्स हैं उनकी बात कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं हुई है इन कंसल्टेशन में। मतलब हमारे जो ट्रेडर्स थे, कॉमर्स वाले थे, उन्होंने जैसे भट्टे वाले थे, राइस मिल वाले थे, सब ने कहा जी पंजाब से ये सस्ता आ रहा है, इसकी वजह से हमारा जो है नुकसान हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर का इंटरेस्ट कोई नहीं कह रहा है कि भाई कंज्यूमर्स को अगर सस्ती चीज बाहर से मिल रही है तो उसका उनको फायदा मिलता है जी। तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट की बात किसी ने वहाँ पे कंसल्टेशन बड़ी लंबी मैराथन डिस्कशन हुई। हमने भी उसमें हायर एजुकेशन को लेके हमारा एक डेलीगेशन था जिन्होंने अपनी बात रखी हायर एजुकेशन को लेके। आबिद वानी साहब, आपके पास मैं आना चाहूँगा। जिस तरह से और जो वादे लोगों से किए गए हैं, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैंपेनिंग के दौरान, अब लोगों की उम्मीद यही है कि उन वादों को उमर सरकार पूरा करेगी। लेकिन ये हम भी जानते हैं कि मुमकिन नहीं है कि इतने कम वक्त में ही इनको पूरा किया जाए। लेकिन फिलहाल तरजीहात क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कि कौन कौन से वादे हैं जिनको इस बजट में हम उम्मीद करें कि वो पूरे हो जाएंगे? बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से ये कहना चाहूंगा, देखिए जम्मू कश्मीर एक यूनिफाइड तरीके से देखा जाए तो जैसे ये सेंट्रल की बजट की तारीफ कर रहे थे, वही मैं इनको बोल दूं कि जम्मू कश्मीर के बजट को आइसोलेशन में ना देखें। जहां तक आप बात कर रहे हैं, केंद्र ने जितने भी इकदाम उठाए हैं, चाहे मिडिल क्या बोलते क्लास को एक टैक्स रिलैक्सेशन मिला, वहीं जम्मू कश्मीर को एक इकोनॉमिक स्टिमुलस की जरूरत थी। जो जेनेसिस है, जो प्रॉब्लम की जेनेसिस है, वो वहां पर हमें दिखेगी जब हम ये सोचेंगे कि हमारा फिजिकल डेफिसिट 13,000 करोड़ से जायद हो गया था, जो FRBM के जो लिमिट थे उनको ब्रीच किया उसने। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमने इनहेरिट की है और हमारे सामने ये इकोनॉमिक चैलेंज बन गया है। जैसे कि अभी बोल रहे यहाँ पर ये इकोनॉमिक्स भी हैं, तो ये भी बोल रहे थे कि एक ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन प्रोसेस स्टार्ट किया है चीफ मिनिस्टर साहब ने। तो वो इसीलिए किया है ताकि जो हमारी नैरो विंडो है 41,000 करोड़ की, इसमें हम बजट को इंक्लूसिव कैसे बनाएं। जैसे कि कश्मीर में हम हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स इस पे ध्यान देंगे। वहीं जम्मू में हम जो अनटैप्ड जम्मू का रिलीजियस और पिलग्रिम टूरिज्म है उस पे काम करने की बात हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हुई है। लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, उसके लिए हमें सेंट्रल ग्रांट्स या सेंट्रल फंड्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो कि हमें मिले नहीं। तो कहीं ना कहीं बजाय हमको एक टेस्ट केस सिनेरियो में रखा जाए, हमें रिलीफ केस सिनेरियो की तरफ हम काम कर रहे हैं एज ए गवर्नमेंट, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये बजट भी बाय द पीपल और फॉर द पीपल हो। और जितना हमसे मुमकिन होगा, जितने हमारे मैनिफेस्टो में वादे हैं, उनको हम अलाइन करेंगे इस बजट में। कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा वादे हम पूरे करें। लेकिन वहीं मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बजटरी एलोकेशंस बहुत ही कम है। पिछले साल का जो आप फिजिकल ईयर देखेंगे, हमने ऑलरेडी एक फिजिकल डेफिसिट इनहेरिट किया है, एक डेबिट स्टेट में काम कर रहे हैं। तो इन चीजों को हमें देखना चाहिए और उसी सूरत में सभी चीजों को हमें अपने मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन हम पूरे वादाबंद है, जितने भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमारे वादे हैं उनको हम इन बजट ये ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशंस को कैसे इंक्लूसिव बनाए अपने बजट। सुमित जी जवाब दीजिए। आबिद साहब कह रहे हैं कि जो मरकज से इमदाद मिली वो बहुत कम है, उसमें बढ़ोतरी करनी थी लेकिन उसमें कमी ही कर दी गई है। सुमित जी आप अनम्यूट कीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी जो एलजी रूल यहाँ पे पिछले 4-5 जब पीछे से चल रहा था 4-5 साल से, तो उसमें भी बजट जितना भी आया था वो 41 करोड़ और 2024-25 में 42,270 पॉइंट कुछ करोड़ था और 2023-24 में 41,751 करोड़ के करीब था। तो मैं आपको ये बार बार इनको बताना चाहूँ एनसी को कि इनकी जब गवर्नमेंट बनी है, जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, तो इन्होंने इलेक्शन मुद्दों को लोगों को ये बताते हुए कि कई कई चीजों को फ्री में दिया जाएगा और कई चीजों को हर एक चीज को लेते हुए जब इन्होंने चुनाव लड़ा है तो इन्हें बताना चाहें कि इतनी देर पहले भी एलजी सिस्टम को चला ही रहे थे। तो अभी तो उन्होंने एलजी ने ये चीज बोली कि बजट को व्यवहारिक रूप से बताया गया है, उन्होंने बताया है। तो अभी कहने का मतलब यह है कि जैसे इन्होंने बताया कि इन चीजों को हम पूर्ण करेंगे, तो पूर्ण कैसे करेंगे ये इन चीजों को इनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि
इलेक्शन लड़ने के लिए वादे बड़े किए जाते हैं, दिल्ली का आपने देख लिया हाल, वहां भी वादे बड़े पूरे किए रहे, लेकिन लोगों को वो चीजों की पूर्ति नहीं दी गई। जब आप कोई कमिटमेंट करते हैं पब्लिक के साथ, तो आपने हर एक ग्राफ, हर एक डाटा को लेके चलना पड़ता है। अब 200 फ्री में दोगे, अब देखिए यहाँ पे कितने मुद्दे थे जम्मू कश्मीर के। सबसे पहले उनको डेली वेजेस का मुद्दे को लेकर उठा के काम करना चाहिए था, एसपीओ के लिए करना चाहिए था, आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए बात रखनी चाहिए थी। इन सब चीजों के ऊपर कभी भी बात नहीं की गई है। लेकिन अब इन्होंने जो चीज की है, देखिए बजट जो आया है, अब उसके तहत पहले इनको ये देखना पड़ेगा जो इन्होंने वादे किए हैं, अब ये 200 यूनिट्स को कहां से देंगे। अभी इनके प्रवक्ता एनसी के हमारे यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम जो भी चीज है उसको पूर्ण करके दिखाएंगे जो हमने वादे किए हैं। तो अभी आपके ही कई इनके मिनिस्टर्स भी बोल रहे थे कि मार्च में हम लोग जो है अपने जो वादे हैं उनको पूरा करेंगे, पहले बिजली के, फिर ये। देखिए कोई भी चीज, कोई भी स्टेट या कोई भी यूटी तभी आगे बढ़ती है जब वहां पे हर एक चीज की एक दायरे में, एक सिस्टम से काम किया जाए। ये नहीं है कि वोट बैंक के लिए कई बातें की जाए और उनके बाद उन बातों को पूर्ण किया जाए। अब ये बजट है, इस बजट के तहत ऑलरेडी, इस बजट के तहत ही पिछले 5-6 सालों से कार्य हो रहे हैं यहाँ पे। तो इन्हीं बजट को लेते हुए बजट आया है, और जो यहाँ की सरकार अब एनसी बनी है, अब वो इस चीज को देखे और समझे, और लोगों की जो बातें उन्होंने जो लोगों के बारे में बात की थी कि लोगों के मुद्दों को रिलेटेड लेते हुए कि हम इन चीजों में ये चीज करेंगे या फलाना चीज करेंगे, अब इस बजट के तहत पहले वो करके दिखाइए। देखिए हर एक स्टेट को या हर एक यूटी को एक निर्धारित रूप से एक बजट दिया जाता है, हर एक को उसके तहत ही काम किया जाना होता है, और ये देखा जाएगा कि क्या करेंगे ये आप उस चीज पे। क्योंकि बातें करके वोट तो उन्होंने ले लिया है, लेकिन ये बहुत, देखिए बहुत मुश्किल होता है। अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, छोटी सी बात। जब एलजी गवर्नमेंट ने कई चीजों पे टैक्स लगाने की बात की या कई चीजों की बढ़ोतरी की थी, तो यही सरकार के लोग, एनसी की पार्टी के और अन्य पार्टियों के लोग जो है वो रोडों पे आ रहे थे, और रोडों पे आके उन्होंने बहुत सारी बातें लोगों को गलत गाइड किया, मिस गाइड किया। लेकिन अब जब अपने पे आई तो अब भी ये बोल रहे हैं कि अभी कैसे करेंगे। तो ये चीजों को समझना होता है, देखना होता है, और उस चीज के ऊपर काम करना होता है। अब जो बजट है उसको लेकर लोगों की चीजों को पूर्ण करने की जिम्मेवारी मरकजी सरकार जो जम्मू कश्मीर की है उनकी है, और उम्मीद करूंगा इसमें डेली वेजर्स, एसपीओ और बाकी चीजों को भी एक तराजू में लाया जाए। क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए आवंटन में जो है 659.79 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दी गई है। तो उम्मीद है कि उनको उनका हक मिले, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के लिए जो राशि आई है उनको उनका हक मिले, और बराबर उसको लेते हुए, और जैसे हमारे यहाँ विशेषज्ञ जी ने बोला, गांव की रोडों की बातें ले, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। क्योंकि भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़ में, किश्तवाड़ से बिलोंग करता हूं, और ऐसी कई रोड्स है वहां पे, किश्तवाड़ के कई एरियाज हैं जहां पे अभी भी शिक्षा की बहुत, मतलब हाई सेकेंडरी स्कूल्स की कमी है। उनमें कहीं किश्तवाड़ के कुंतवाड़ा एरिया है जहां पे शिक्षा, अभी हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं बना है, उसकी भी जिम्मेवारी है। शिक्षा मंत्री से मैं अपील करूंगा इनके जो यहाँ पे हैं, और कई ऐसे क्षेत्र है जहां पे रोड की व्यवस्था पूर्ण तरीके से नहीं है, और बिजली की आपूर्ति कई जगहों पे है। ये सब चीजें जो हैं उनको जब सरकार आती है उसकी पहली प्रायोरिटी बनती है। अब इस बजट के तहत जो भी है इनको चल के लोगों की जिम्मेवारी को एटलीस्ट 1 ईयर को लेके दिखाएं, करके दिखाएं, ताकि लोगों ने जो वादे किए हैं उनमें इनका विश्वास जो है कायम रहे। आबिद जी जवाब दीजिए। सुमित शर्मा जी कह रहे हैं कि लोग अभी भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है। तो ऐसे में उमर सरकार के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा। और एक तरफ से उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि सरकारी खजाने हैं, सरकारी जो खजाना है वो खाली है। तो ऐसे में किस तरह फिर लोगों के जो मुश्किलात या जो लोगों से किए गए वादे हैं वो पूरे होंगे। देखिए पहले तो मैं यहाँ पर कोर्स करेक्शन कर दूं, ये डिबेट का जो तशख्खुस है उसको सही ट्रैक पे लाऊं कि मैंडेट हमें सिर्फ 1 साल का 4 महीने का नहीं मिला है, मैंडेट हमें 5 साल का मिला है, और हमें उन 5 सालों में अपने वादे पूरे करना। जहां तक कि बजट एलोकेशंस की बात है, तो मैं इनको ये याद दिलाऊं, ये थोड़ा जो बातों को घुमा रहे हैं, ये कहना कि इकोनॉमिक स्टिमुलस की जरूरत नहीं थी, और ये कहना कि पिछले बजट्स भी 40,000, 29,000 या 45,000 के आसपास थे, तो आज ये डिक्लाइन क्यों। आज एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के सामने बजट तो इंक्रीज होना चाहिए, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो आज ऐसा क्यों कि आपकी जो बजटरी एलोकेशन है वो कम हो रही है। देखिए कहीं ना कहीं फेडरलिज्म को डिफाइन करना पड़ेगा, सेंटर को हमारे साथ मिलकर काम करने पड़ेंगे, ताकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, जो पब्लिक इश्यूज को हो, चलो आइडियोलॉजी आप एक साइड पे रखें, तो बीजेपी इसको डिफेंड नहीं कर सकती कि बजट एलोकेशन जम्मू कश्मीर को कम दिया गया तो ऐसा ही बजट हुआ करता था। नहीं, हमारा काम है लोगों को रिलीफ देना। हम आज चुने हुए विधायक हैं,
जो कंसल्टेशंस हो रही है वो बीजेपी के एमएलएज के साथ भी कंसल्टेशंस हो रही है, उनके अलावा में भी मुद्दे हैं। जो कैपेक्स 40 करोड़ का आप बात कर रहे हैं इब्तिदाई तौर में, बिल्कुल सही बोला आपने, वो 40 करोड़ भाजपा के भी जो प्रतिनिधि है जनता के, उनको भी खर्च कर रहे हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण रूरल स्कीम हो, मनरेगा हो, या फिर ग्राम सभा में जो हमने फंड एलोकेशंस की है के साथ कंसल्टेशंस करके, ऑफिसर्स के साथ कंसल्टेशंस करके। हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि ये जो पूरा बजट है इसमें इंक्लूसिवनेस आ जाए, ट्राइबल अफेयर्स हो, बिजनेस कम्युनिटी हो, हमारे ट्रेडर्स हो, फ्रूट ग्रोवर्स हो, सबको रिलीफ मिले। हाँ, कहीं ना कहीं हमें एक बड़ा नैरो विंडो है, जो इकोनॉमिक्स जहां बैठे हैं इनको भी पता होगी कि जब फिजिकल डेफिसिट 13,000 करोड़ का हो तो आप सोच सकते हैं कि कितने कम दायरे में हमें काम करना है। बिल्कुल प्रोफेसर प्रकाश जी, यही सवाल मैं आपके पास आपसे पूछना चाहूंगा कि जो 41,000 करोड़ की इमदाद मिली है, क्या वो कम नहीं है जम्मू कश्मीर के लिहाज से? जब हम देखते हैं, जब हमारे पास इतने बड़े चैलेंज है, और जम्मू कश्मीर के पास कौन से जराए हैं जहां हम तवक्का करें कि वहां से आमदनी हासिल की जा सकती है? आपके सवाल का जो सेकंड पार्ट है उसका जवाब मैं पहले दे दूं कि हमारे जो मसाइल क्या हैं हमारे पास। देखिए हम हमारी जो इकोनॉमी है इसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं मिसिंग मल्टीप्लायर का शिकार है। मिसिंग मल्टीप्लायर का मतलब ये रहता है कि जो हम पैसा खर्च करते हैं वो हमारी जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में इंजेक्ट नहीं होता है, वो इंजेक्ट होता है हमारी नेबरिंग स्टेट्स में। हम कंज्यूमर हैं, हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। आप पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की बात करिए, आप डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करिए, आप मीट प्रोडक्शन की बात करिए, हम ज्यादातर हम बाहर से मंगवा रहे हैं, हम खर्चा करते हैं, उसका फायदा नेबरिंग स्टेट्स को हो रहा है। तो जब तक हम इस पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, इस मिसिंग मल्टीप्लायर की प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेंगे, तो ये प्रॉब्लम जो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं ये हल होने वाली नहीं है। अगर हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं मीट प्रोडक्शन, डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्शन में, तो इसका फायदा लोकल इकोनॉमी पे होगा। और ये बजट के साथ जोड़ के इसको नहीं देखा जा सकता, ये लॉन्ग टर्म का एक इशू है जो बड़े सालों से, बड़े दहाइयों से पेंडिंग है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ये हम सेमिनार्स में डिस्कशंस करते हैं। मुझे याद है एक बार हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे गुलाम हसन मीर साहब, वो भी हमारे एक सेमिनार में आए थे, वहां पे भी इस पे डिस्कशन हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, डिस्कशन होती है उसके बाद कोई उसके आगे काम नहीं होता है। तो ये मिसिंग मल्टीप्लायर की प्रॉब्लम को एड्रेस करना, ये इस पे काम जरूर करना पड़ेगा हमें, अदरवाइज ये मिसिंग मल्टीप्लायर हमारे नेबरिंग स्टेट्स को तो बेनिफिट दे रहा है जो हम खर्चा कर रहे हैं एज कंज्यूमर, बिल्कुल, लेकिन वो लोकल इकोनॉमी में जब तक इंजेक्ट नहीं होगा, वो इंजेक्ट तभी हो पाएगा जब हम लोकल प्रोडक्शन करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि वक्त की कमी है इसलिए हमें इस प्रोग्राम को यहीं पे इख्तिताम पजीर करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आबिद वानी साहब थे, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान सुमित शर्मा साहब थे, और माहिर इक़्तिसादियात भी हमारे साथ थे। प्रकाश जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। बात हम कर रहे थे जम्मू कश्मीर बजट के हवाले से, क्योंकि 3 मार्च को बाज़ाब्ता तौर पर इस बजट इजलास की शुरुआत होगी। लेकिन उम्मीदें इस बार लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं, खासकर नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, गरीब लोगों को और ख़वातीन को भी, कि इस बजट से ज़रूर जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन ना देखने वाली बात यह होगी कि उमर सरकार का ये पहला बजट किस तरीके का होगा, कौन से शोबे होंगे जो उनकी पहली तरजाहत में शामिल होंगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।